हमारे महापुरुषों की बेइज्जती लगातार बार बार हर बार थोड़ी, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा हम खुद करवाते हैं या कोई करता है। इस पे हम बात करेंगे आज के सन्निपात बाहुल में, क्योंकि सन्निपात बाहुल वो दिन है जब पुराने समय में बुद्ध से भी पहले, स्वयं जब बुद्ध बुद्ध नहीं बने थे, सिद्धार्थ गौतम थे और 21 साल की एज में उन्होंने अपने साक्य समण संघ में उनके नियमों की शपथ ली और उसके मेंबर बने। साक्य समण संघ के ऐसे बहुत सारे संघ हुआ करते थे, समण संघ, पूरब में और पश्चिम में, जिनके जिक्र मिलते हैं किताबों में। वो सब लोग बैठ के आपस में अपनी समस्याओं पे अपनी चर्चा, अपने शादी, अपने ब्याह, अपने व्यापार, अपने रोजगार, अपना खेती, अपनी बाड़ी, बीमारी, हारी, परेशानी, सामान का लेन देन, नाच गाना, मौज मस्ती, फुल डे वहां किया करते थे। सन्निपात मतलब सन्निकट सन्निकट बैठने का सम्मेलन, उसको सन्निपात कहते हैं पाली में। सन्निकट सन्निकट बैठने की प्रक्रिया आज भी भारत में पंचायतों में है। हमारे भी बहुत सारे सम्मेलन होते हैं, पर सन्निपात बहुल जो नाम है ये भूल गए। पर पुराने साहित्य में मिलता है, इसका जिक्र बार बार आता है। खुद बुद्ध ने इसका जिक्र कई बार किया है। तो बात सच्चे है, और इसीलिए इसी दिन को सन्निचर्या, वार या शनिवार का मतलब बैठने का मौका, सन्निकट सन्निकट बैठने का मौका, इसका नाम पड़ा। और शनिवार शनिचर्या से इसको बदलकर जब बाहर से लोग आए, उन्होंने सै का शय किया तो शनिचर्या कर दिया, शनिवार कर दिया, और फिर इसको मनुष शनिचर कर दिया, ताकि हम इकट्ठे ना हो। हम अपने शस्त्र अस्त्र सत्थक दंड के साथ वहां इकट्ठे होते थे, और किसी की हिम्मत नहीं कि हमारे बच्चे को कोई छू जाए, बाद में या पहले, क्योंकि हर हफ्ते 7वें दिन हम मिलते थे, इसलिए किसी का कोई हिम्मत नहीं पड़ती थी। अभी जो भारत में घटना है, ऐसा लोग कहते हैं कि किसी ने हमारे महापुरुष डॉक्टर अंबेडकर की बेइज्जती की, अपशब्द कहे, अपमानित किया, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। पर उससे पहले उसी संसद में उनकी मूर्ति, जो आलीशान मूर्ति थी, जिसपे 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को मेले के रूप में लाखों लोग आते हैं, अपनी श्रद्धा के लिए फूल चढ़ाते हैं। वो मूर्ति इतनी ऊंची लगी हुई थी कि मैं भी कई बार वहां गया हूं, कि वहां अगर उसको देखना हो नीचे से तो आपकी टोपी गिर जाएगी, गर्दन पूरी उठानी पड़ती थी। बहुत ऊंची मूर्ति थी वो। उसका जो स्टैंड था वो बहुत ऊंचा था और मूर्ति बहुत बड़ी थी। तो वहां एक पोर्ट्रेट लगाया जाता था, क्योंकि वहां भारत के जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या जो भी गणमान्य व्यक्ति हैं संविधान के अनुसार, वो वहां आके सबसे पहले अपनी श्रद्धा सुमन देते थे 14 अप्रैल को, 6 दिसंबर को। तो इतनी ऊंची मूर्ति पर फूल माला चढ़ाना आसान नहीं था, उसके लिए एक क्रेन चाहिए। तो वहां एक पोर्ट्रेट लगाते थे, आदमकद पोर्ट्रेट, और उस पोर्ट्रेट पर ही अपना फूल माला चढ़ा के चले जाते थे। वो मूर्ति दूर से दिखाई देती थी, संसद के बाहर से। उसको हटा दिया, उसका स्टैंड छोटा कर दिया और उसको पीछे की तरफ लगा दिया। उसी पार्लियामेंट में वही लोग जो डॉक्टर अंबेडकर का पूरा शोर कर रहे हैं, वही लोग हैं, पर मूर्ति पर किसी ने शोर नहीं किया। कुछ लोगों ने कोशिश भी की
पर उनके अपने अपने राजनीतिक, अपने अपने स्वार्थ, अपने अपने नाम चमकाने वाले, अपने अपना वोट, अपना अपना सब पर्सनल मैटर उनका रहा। बात आई गई होगी, खत्म सी हो गई। उससे पहले संविधान जलाया उसी पार्लियामेंट के थाने में, पार्लियामेंट स्ट्रीट पर, पार्लियामेंट के बराबर में। किसी देश का संविधान को जला दे, इतनी हिम्मत किसी की हो जाए, देश में बवाल ना कटे और उन लोगों को 3 दिन के अंदर फांसी ना हो, तो काय का संविधान, कैसा संविधान, कैसा देश और कैसी उसकी अक्षुण्णता। पर कुछ नहीं हुआ। बहुत सारी घटनाएं हैं जहां संविधान का, महापुरुषों का, समण महापुरुषों का, पेरियार साहब का भी अपमान इधर कई लोगों ने किया उत्तर भारत में। और भी कई तरह चलता रहता है। कोई जूता पहन के चढ़ जाता है, कोई उंगली तोड़ देता है, कोई हाथ तोड़ देता है, कोई काला पेंट लगा देता है, कोई पेशाब कर देता है, कोई लिख देता है। बहुत सारी घटनाएं चलती रहती हैं अपमान की। ये लगातार जो अपमान होता रहता है, ये करने वाले करते हैं, ये हम करवाते हैं। और कोई इसका विश्लेषण करने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि कौन कहेगा कि हम करवाते हैं, तो खुद निकम्मे सिद्ध हो जाते हैं। कौन कहेगा कि हम ही इसके कारण हैं कि हमारे महापुरुषों का अपमान होता है, कौन अपनी कमी बताएगा। हमारे यहां तो वैसे भी अपनी कमी कोई बताता नहीं। दिन भर आदमी शराब पिएगा, सुबह को जाके पंसिल पड़ेगा, कौन कहेगा कि शराब पीता है पूरे दिन और पंसिल पड़ रहा है। कौन अपनी कमी बताता है। पर कमी बताएगा नहीं तो कमी दूर नहीं होगी, और कमी दूर नहीं होगी तो सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलेगी। ये बात बिल्कुल छोटी सी और स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई लांग लपेट है नहीं। बाबा साहब की 3 प्रमुख बातें हैं। उससे पहले बुद्ध की एक प्रमुख बात है। आपकी बुद्ध की बात है, आपकी सुगति और आपकी दुगति। सुगति मतलब आपका अच्छा जीवन, और दुगति मतलब दुर्गति, आपका खराब जीवन। यह आपके हाथ में है, किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। कोई कहता हो कि किसी ने मेरा जीवन दुर्गति कर दी, दुर्गति कर दी, बेकार कर दिया, झूठ बोलता है। कोई कहता है कि कोई दूसरा व्यक्ति मेरे जीवन को सुगति नहीं होने देता, ये मेरे जीवन को अच्छा नहीं होता, झूठ बोलता है। अपनी आंखों में धूल झोंकता है, अपने परिवार की आंखों में धूल झोंकता है। बुद्ध का स्पष्ट मंत्र है और सत्य भी है कि व्यक्ति की दुगति और सुगति उसके खुद के हाथ में है। तो सामाजिक सुगति और सामाजिक दुगति किसके हाथ में है? परिवार की दुगति और परिवार की सुगति किसके हाथ में है? समाज में अगर किसी महापुरुष का अपमान हो रहा है तो उसके अपमान का, उसकी दुगति का कौन कारण है? उसकी सुगति का कौन कारण है? कौन है उसका माई बाप? कौन उसका संरक्षक है? कौन उसका प्रशंसक है? कौन उसका अनुयायी है? डॉक्टर अंबेडकर ने 3 बातें बताई। जागृत रहना है, यानी एजुकेट होना है। लोगों ने एजुकेट का मतलब पीएचडी, स्कॉलर, डिग्री समझ लिया, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत सारी डिग्रियां ली थी, तो उनको लगा कि डॉक्टर अंबेडकर डिग्री इकट्ठी करने को बोल रहे हैं। ऐसा ही एक केस दिल्ली में, उनका नाम महेंद्र सिंह चूड़ियाना। कई सारी डिग्री उन्होंने ली, कई बार मिले वो हमें, सेंटर पे भी आए। ना तो उन्होंने समर संघ की, हमने उन्हें समर संघ की बात बताई, ना तो उन्होंने कोई समर संघ की जिम्मेदारी मांगी, हमने उनको देना चाहे, उन्होंने ली नहीं। एक भी आदमी इकट्ठा करने की कोई बात नहीं। आए, अपना चाय नाश्ता किया, जितनी हम उनकी डिग्रियों की इज्जत कर सकते थे, उनकी उनकी इज्जत कर सकते थे, हमने उनकी की। हम किसी की बेइज्जती तो करते नहीं कभी, अपनी समण है। पर मुझे आर के बॉस सर ने बताया कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। मैंने पूछा क्यों कर ली? कहने लगे कि वो कह रहे थे कि हमें वहां इज्जत मिली,
सम्मान मिला, इसलिए हम वहां चले गए। मुझे हंसी आ गई। मैंने मन ही मन सोचा, ये बेइज्जती कौन करता है हमारी? इज्जत वो लोग देते हैं तो बेइज्जती कौन करता है? ये बात मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ी। हमारी बेइज्जती कहां से आ रही है? इज्जत तो वो लोग दे रहे हैं चूड़ियाना साहब को, तो क्या हमेशा से वही लोग इज्जत दे रहे हैं? फिर बेइज्जती कौन कर रहा है? तो जब बेइज्जती करने वाले ही ऐसा महसूस होने लगे कि इज्जत दे रहे हैं, तो उनका कुछ नहीं हो सकता। उनका जीवन बर्बाद हो गया, सब डिग्रियां बेकार हो गई। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने डिग्रियां इकट्ठी करने को नहीं बोला। डिग्री इकट्ठी करोगे तो अपने पेट भरने के लिए नौकरी करोगे, पर एजुकेट होगे, शिक्षित होगे, सीखोगे कुछ। शिक्षित का मतलब पाली के अंदर शिक्षित है, यानी सीखना। सीखोगे कुछ, दुनियादारी सीखोगे, कुछ चीजें सीखोगे तो समझ आएगी। इसके लिए अक्षर ज्ञान हो या ना हो जरूर नहीं है। जिसके पास अक्षर ज्ञान नहीं है वो भी शिक्षित हो सकता है, और जिसके पास अक्षर ज्ञान है वो भी अशिक्षित हो सकता है, जैसे चूड़ियाना साहब। तो दूसरी बात उन्होंने कही, संगठित रहना है। और तीसरी बात कही उन्होंने, संघर्ष करना है। लोगों ने क्रम बना लिए। हमारे लोग अक्षर किताब के एक एक पे ऐसे भक्त हो जाते हैं, और मैं कहूं कि भक्त महामूर्ख होता है तो इसमें कोई कमी नहीं है। लोगों ने मैंने क्रम के भाषण सुने हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने पहले कहा है शिक्षित रहना है, फिर कहा है संघर्ष करना है, फिर कहा है संगठित रहना है। दूसरा कह रहा है, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि पहले शिक्षित होना है, फिर संगठित होना है, फिर संघर्ष करना है। अजीब सा मजाक है भाई। जागृत व्यक्ति जब होगा तो स्वयं इकट्ठा होगा, और इकट्ठा होने के बाद संघर्ष होगा। इसमें क्रम की बात नहीं है, इसमें काम की बात है कि अगर आप संघर्ष करोगे और इकट्ठे नहीं होगे तो कैसे संघर्ष कर लोगे? जागृत तो आपको सबसे पहले होना पड़ेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। पर जागृत होने के बाद अगर आप इकट्ठे नहीं हुए तो क्या जागृत हुए? और आप सीधे सीधे संघर्ष में उतर गए बिना इकट्ठे हुए तो कैसे जागृत हुए? आपके जागृत होने पर सवाल है। तो डॉक्टर अंबेडकर की बात को कोई मानता नहीं। डॉक्टर अंबेडकर को सब लोगों ने, जितने भी भारत में आज के समय मूवमेंट चल रहे हैं, सब ने प्राइवेट लिमिटेड पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह इस्तेमाल किया और कर रहे हैं। इसको मैं सिद्ध करूंगा कि कैसे कर रहे हैं, क्यों हम अपने महापुरुषों की बेइज्जती करवाते हैं, और क्यों हम जिम्मेदार हैं। जब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि संगठित होना है, तो अलग अलग राजनीतिक पार्टी क्यों? जब डॉक्टर अंबेडकर के परिवार वाले डॉक्टर अंबेडकर के दम भरते हैं कि वो हमारे दादा रहे, हमारे पिताजी रहे, हमारे परदादा रहे हैं, तो दादा की, परदादा की, पिताजी की बात नहीं मानोगे? वो 3 सेंटेंस में ये याद नहीं रहना, ये रहेगा कि संगठित होना है। तो डॉक्टर अंबेडकर के परिवार वाले अलग अलग पार्टी बनाएंगे, अलग अलग संगठन बनाएंगे, अलग अलग लड़ेंगे, अलग अलग चलेंगे, और फिर कहेंगे कि हम डॉक्टर अंबेडकर के परिवार वाले हैं। क्योंकि कोई पूछता नहीं, कोई कहता नहीं। कोई लड़का पार्टी बना लेता है, डॉक्टर अंबेडकर का फोटो लगा लेता है। तो पार्टी लोगों से पूछ के नहीं बनाता, वो पार्टी बनाता है अपने मतलब के लिए, अपने काम के लिए। वो खुद मालिक होता है उसका। उसका पैसा कहां से आता है, कहां जाता है, किसी के पास हिसाब नहीं होता, ना होगा। क्योंकि पार्टी प्राइवेट है, पार्टी सार्वजनिक नहीं है, पार्टी पब्लिक की नहीं है। उससे पहले साहब काशीराम जी ने पार्टी बनाई, बहुत सारे हालातों में बनाई, धोखा खाया उन्होंने। बना तो वो संघी रहे थे, पर संघ के अंदर कुछ लोगों ने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भेद पैदा कर दिया, और उस भेद में कई लोग
बेनकाब हुए, जिसकी वजह से मायूस हो गए, परेशान हो गए। कमिटमेंट की थी खुद से कि पूरे जीवन काम करेंगे, समाज में शादी नहीं करेंगे, अपनी कमिटमेंट तोड़ नहीं सकते, पर सामने वाले तो साथ देने को तैयार नहीं। जरा सा बाम से बनी नहीं कि उसके टुकड़े करने पे आमादा हो गए। अकल का कहीं अता पता नहीं, क्या मूवमेंट आगे चलेगी क्या नहीं, कोई बातचीत करने को तैयार नहीं, और सीधे सीधे उनको धक्का दे दिया। सबसे ज्यादा मेहनत साहब काशीराम जी की थी, इसमें कोई शक नहीं। मायूस हुए, बहुत दिन तक को भवन में रहे, पर करते मरते क्या ना करते। तो ये राजनीतिक वाला शॉर्ट रास्ता उन्होंने पकड़ा। हालांकि बाद में वो कह के गए कि वो काम पूरा नहीं हुआ जिस काम के लिए उन्होंने तैयारी की थी, तो उसे गड़बड़ हो गया। पर इसलिए कि लोगों में थोड़ी जागरूकता आ जाए, लोगों में थोड़ा दम आ जाए, और लोगों को ये भरोसा हो जाए कि हम भी कुछ कर सकते हैं। पर टूटी फटी सरकार बनाई और फिर चला के दिखाया, लोगों को ये एहसास कराया कि भाई हम इकट्ठे हो तो सरकार भी बना सकते हैं। पर क्या हुआ, वो पार्टी प्राइवेट लिमिटेड हो गई, और बिना समाज से पूछे, बिना बिना कार्यकर्ताओं की मर्जी के, क्योंकि सबसे ज्यादा काम साहब काशीराम जी ने किया था, इसलिए सबसे ज्यादा बड़ी दावेदारी उनकी हो गई, और उन्होंने जिसके नाम वसीयत कर दी, पार्टी उसकी हो गई। और उसके बाद उस पार्टी को आगे जिसके नाम करना हो, भाई भतीजा, वो कर दिया। तो पार्टी प्राइवेट रही, जितना काम हुआ प्राइवेट लिमिटेड हुआ। किसी का जोर नहीं है, कोई व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता। वैसे ही बामसेफ रही। बामसेफ के अंदर सभी लोगों ने मेहनत की, पैसा दिया, खून पसीना किया, पर कुछ लोग उसको तोड़ देते हैं, फिर तोड़ देते हैं। तो बामसेफ प्राइवेट लिमिटेड हो गई, पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई। तो पब्लिक नहीं, पर्सनल प्रॉपर्टी हो गई। पब्लिक की नहीं है वो, समाज की नहीं है वो, समाज का उस पर कोई जोर नहीं है, समाज का कुछ नहीं चलता। तो सभी लोग ऐसे पूरे भारत में अलग अलग संगठन, अलग अलग टुकड़े करके रह रहे हैं, और सब पर्सनल प्रॉपर्टी हैं, सब। कहीं भी कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। कोई सामाजिक सरोकार वाली, या सामाजिक दबाव में, या सामाजिक लोगों के कहने पर कोई भी संगठन, कोई भी पार्टी, कोई भी संस्था, कोई भी सरकारी कर्मचारी, कोई भी लड़कों का दल बल नहीं है, किसी के अधीन नहीं है, किसी की नहीं चल सकती। उन व्यक्तियों की चलेगी जो उसके मालिक हैं, जो उसके कॉपीराइट लेके बैठे हुए हैं। तो हमारा क्या, हमारे लोगों का क्या है? जो लोग पैसा दे रहे हैं, जो लोग तन मन लगा रहे हैं, जो जान लगा रहे हैं, उनका क्या? तो महापुरुषों की बेइज्जती कैसे होती है? महापुरुषों की बेइज्जती तब होती है जब महापुरुषों के वारिस हजार टुकड़ों में टूटे हुए होते हैं। जिनके वारिस हजार टुकड़ों में नहीं टूटे हुए, उनकी कोई बेइज्जती नहीं कर सकता। महाराजा रणजीत सिंह की कोई बेइज्जती करके दिखाए, गुरु गोविंद सिंह की कोई बेइज्जती करके दिखाए, गुरु नानक की कोई बेइज्जती करके दिखाए, कोई ईसा मसीह की बेइज्जती करके दिखाए, कोई मोहम्मद साहब की बेइज्जती करके दिखाए। वो भूखे नंगे लोग हो सकते हैं, संख्या में कम हो सकते हैं, पर वो इकट्ठे हैं। और हमारे लोग सारे के सारे अलग अलग हैं। तो अलग अलग रहने वाले लोगों की बेइज्जती होती है, उनके महापुरुषों की बेइज्जती होती है, उनकी बीवी बच्चों की बेइज्जती होती है। हाथरस के अंदर उनकी बहन की जो लाश है वो रात में फूंकी जाती है, उस पर बलात्कार होते हैं, और फिर उन्हीं लोगों को कुछ आरक्षण आरक्षण दे के अपने पक्ष में कर लिया जाता है। हाथरस की घटना खत्म। जो बहन थी हमारी मनीषा, उसका खत्म मामला, क्योंकि वंचितों को आरक्षण दे दिया। अब वंचित का कोई शिकायत नहीं है, आरक्षण लो और बेइज्जती करा लो। ये सिस्टम चल रहा है सोसाइटी में, दिखाई देता है। इसके कारण हम हैं। कोई ये कहे कि कोई दूसरा इसका कारण है, किसी की हिम्मत नहीं
कि आपके महापुरुष के पैरों में ना झुके, बेइज्जती तो बहुत दूर की बात है, पर उसकी हिम्मत हो जाती है जब उसको यह पता चलता है कि ये 29 लाख टुकड़ों में टूटे हुए भिखारी लोग हैं। हम इनके महापुरुष की बेइज्जती करेंगे तो भी ये हमसे कुछ ना कुछ मांगेंगे ही। हमारी मांग है इस्तीफा दे दो, मांग रहे हैं। हमारी मांग है माफी मांगो, मांग रहे हैं। हमारी मांग है स्टैचू वहां लगाओ, मांग रहे हैं। भिखारी बना के रख छोड़ा है और खुश हैं। हम प्रदर्शन कर रहे हैं, देशव्यापी आंदोलन कर रहे हैं। एक महिला आई, बातचीत कर रही थी, मैं तो आजकल थोड़ा आंख से परेशान हूं, सुन रहा था मैं। कह रही हमको इनको जवाब जरूर देना चाहिए। हाँ, दो इनको जवाब। कितना जवाब दोगे? जवाब देने की पहले औकात तो बना लो। टूटे फटे लोग जवाब नहीं दे सकते, उनकी खुशकी उड़ती है, उनकी खिल्ली उड़ती है। 150 लोगों के प्रदर्शन से खून बढ़ता है। मैंने बहुत पहले बताया था कि रोहित वेमुला जब मारा गया हैदराबाद यूनिवर्सिटी के अंदर, तो दिल्ली के अंदर संडे को प्रदर्शन हो रहा था और चार बाप से चार कोनों में बाबा साहब का फोटो लेके और रोहित वेमुला का फोटो लेके और उसके हत्या के रोष में प्रदर्शन कर रही थी जंतर मंतर पे। क्या प्रदर्शन है? दुनिया हंस रही थी। ये चार बाबा साहब का फोटो लेके चार कोनों में, चार तीन तो मेरे ख्याल में बाम सेव थी उसमें, एक कोई और था। लोग हंस रहे उन पे, हम भी हंस रहे देख के, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो रोहित वेमुला तो मरेगा और बहुत सारे मरेंगे। डॉक्टर अंबेडकर की स्टैचू टूटेगी, उस पर पेशाब भी किया जाएगा, उस पर थूका भी जाएगा, आगे एपिसोड और बड़े बड़े होंगे। कोई कर नहीं रहा है। कोई ये कहता हो कि जी फलाने आदमी ने कर दिया, फलाने लोग कर गए, फलाने लोग नहीं, कोई नहीं कर रहा है। बेकार की बात है। जिसकी विचारधारा जैसी है, जिसको आपके डॉक्टर अंबेडकर पसंद नहीं है, जिसके आपके ज्योतिबा फुले पसंद नहीं है, जिसको आपके बिरसा मुंडा पसंद नहीं है, जिसके पेरियर आप पसंद नहीं है, वो अपना काम ठीक कर रहा है, ईमानदारी से कर रहा है। उसकी बात जो दिल में है वो साफ आ रही है निकल के, आपको बुरा लगे या भला लगे। पर आप क्या कर रहे हो? आप कहते हो कि सामने वाले ने किया, सामने वाले ने नहीं किया। आप पूरा मौका देते हो कि सामने वाले लोग करें। आप जब टुकड़ों में रहते हो तो आपके महापुरुषों के इज्जतियां होने की 100% गारंटी है और इसके लिए आपको मन स्थिति से तैयार हो जाना चाहिए। और ये छोटे मोटे प्रदर्शन, विरोध विरोध, इनसे कुछ नहीं होता अलग अलग टुकड़ों से। आप इकट्ठे हो जाओ, आप एक साथ हो जाओ। आपके महापुरुष को छू नहीं सकता कोई। जिंदगी में बेइज्जती नहीं हो सकती, सम्मान ही मिलेगा। आपको भी मिलेगा, आपके महापुरुष को भी मिलेगा। पर आप इकट्ठे नहीं होगे और उसके बाद आप अपना एक खाना पूर्ति के लिए कि मेरे डॉक्टर अंबेडकर की वोट मुझे मेरे हाथ से ना चली जाए, या डॉक्टर अंबेडकर के लिए मैंने प्रदर्शन नहीं किया तो चंदा मेरा मिलना बंद ना हो जाए, या मेरा जो संगठन बंद ना हो जाए, मैंने डॉक्टर अंबेडकर का फोटो लगा रखा है, सिर्फ इसलिए आपने रोज प्रदर्शन करना है एक दिन का और ठाटा ठीटी करके हंस हंसा के चले जाना है। तो सब जगह बातें रिकॉर्ड होती हैं, सब जगह जाती हैं, सब फोटो खींचते हैं, सबको पता रहता है कैसा प्रदर्शन हो रहा है कैसा नहीं हो रहा है। रामलीला मैदान में कुछ लोग इकट्ठे हुए, गुरु घर तोड़ा गया। तो लगा बाद में गुरु रविदास जी का घर था, बहुत बड़ी जमीन थी, उसे तोड़ फोड़ दिया, बदले में छोटा सा कमरा पकड़ा दिया। सारे लोग इकट्ठे हुए, पर सारी दुनिया को पता है कि वो इकट्ठे नहीं हुए, अलग अलग थे वो सारे के सारे। तो उसके फोटो वीडियो सब बनते हैं, सब रिपोर्ट जाती है। तो गुरु घर छोटा करा लिया। तो समझ में नहीं आई। अरे भैया, अगर इकट्ठे नहीं रहोगे तो तुम्हारे घर भी छोटे हो जाएंगे। गुरु घर की तो बात छोड़ो, सड़क पे आ जाओगे, झुग्गी झोपड़ी में आ जाओगे, जैसे पहले थे वैसे ही हो जाओगे। वो जो अशोक के समय, सम्राट अशोक के समय जो महल थे उनके सपने भूल जाओ, क्योंकि उस समय इकट्ठे थे, उस समय सन्निपात बहुल करते थे। उस समय एक बात, एक निर्णय और एक एक अनुसार चलते थे। अभी तो हर आदमी नेता बना घूम रहा है। हर आदमी सोच रहा है बस मैं ही क्रांति करूंगा, चंदा मैं ही लूंगा, ये जो काम चल रहा है ये नहीं चलना चाहिए, मेरे ही नेतृत्व में चलना चाहिए। तो कहां रोष निकालते हैं? गलत जगह। एमपी को ऐसा कहना है, ये एमपी चुनकर जाते हैं।
तो कितनी बार समझाया, भाई तुम्हारी वोटों से नहीं जीते एमपी, उनका संगठित वोट मिलता है उनको, तुम्हारा असंगठित वोट नहीं मिलता। वो उनके वोट से जीतते हैं, इसलिए उनकी चमचागिरी करते हैं। नहीं तो टक्कर करके देख लो सारी सीटों पे, जब तुम इकट्ठे नहीं हो, टूट जाते हो, तो उनकी वोट इकट्ठी होती है, उसमें जीत जाते हैं, तो उनकी मानेंगे तुम्हारी मानेंगे? तुम्हारा एमपी है या उसका एमपी है? तुम्हें समझ में नहीं आती बात। लगता है कि भैया रिजर्वेशन से आया है तो उस पर हमारा कुछ भी वजूद चलेगा, वो है ही नहीं रिजर्वेशन का। गलत बात है। वो टिकट लिया है उसने, पर वोट कहीं और से मिला है उसे, जो अनरिजर्व वोट है वो मिला है। फिर कहते हैं कि अफसर लोग हैं, ये जो अफसर हैं ये कुछ नहीं करते हैं, अफसर अपनी जान बचा रहे हैं। अफसरों के पीछे कोई संघ नहीं खड़ा हुआ है, अफसरों के पीछे कोई बैक नहीं है। कितनी बार बताया कि अफसर अपनी नौकरी बचाता घूम रहा है, उसकी नौकरी जाएगी, कौन आएगा उसको मैदान में उसको बचाने के लिए? तुम्हारे पास क्या है? कुछ नहीं, खाली टन 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 है। कौन सी तुम्हारे पास में कोई ऐसी सिस्टम है कि पूरे देश में अगर तुमने एक बत्ती जला दी और पूरे देश में बवाल कट गया? यहां तो 29 लाख संगठनों में टूटे हुए लोग हैं। कैसे करोगे? तो कैसे अफसर साथ देगा? कौन सा अफसर आएगा पे बैक टू सोसाइटी करने के लिए? कौन अपनी जान देगा फोकट में? बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली है, उसे भी दे दे, सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुमने चढ़ा दिया और वो चढ़ गया। तो ना कोई एमपी आएगा, ना कोई एमएलए आएगा, ना कोई अफसर। आना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। उनकी समस्या नहीं है, समस्या हमारी है, तो समाधान भी हम है। और समस्या हमारी यह है कि हमें अपने उन संगठनों को, हमें उनके जो अलग अलग प्रदर्शन करते हैं, वो लोग जो डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर चंदा मांगते हैं, उनको लतियाना चाहिए, उनको सुनाना चाहिए, उनको भगाना चाहिए, उनका बहिष्कार करना चाहिए, उनको जूतों की माला पहनानी चाहिए, उनके लिए कमेंट लिखने चाहिए कि तुम इकट्ठे क्यों नहीं हो। और इकट्ठे नहीं तो धंधा छोड़ो ना इसको। कोई तुम्हारा कफन थोड़ी है कि साथ ही जाएगा। जब तुम्हारे बस की नहीं है समाज सेवा इकट्ठे होने की, तो भागो यहां से। किसी ने कह दिया क्या? तुम स्वयं शंभु बने हुए हो, हमसे पूछ के बने क्या? हमसे पूछ के काम किया क्या? कौन कहेगा इस बात को? कौन उनको फटकारेगा? कौन कहेगा उनको कि तुम जड़ हो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करवाने वालों की? तुम अगर सारे के सारे एक लाइन एक सूत्र में होते तो मजाल थी किसी की कोई छू लेता बाबा साहब अम्बेडकर को। पर तुम अलग अलग हो, सबको पता होता है, इसलिए बार बार बेइज्जती होती है, रोना धोना होता है, फिर दोबारा हम बेइज्जती का इंतजार करते हैं। फिर बेइज्जती होती है, फिर रोते धोते हैं, फिर शोर मचता है 2 4 5 दिन, फिर ठंडे हो जाते हैं, और बार बार और बड़ी बेइज्जती होती चली जाती। कितनी करवाओगे? कितने बेशरम हो। बिल्कुल शर्म नहीं है। अगर थोड़ी भी शर्म है ना, इनको धकियाओ इनको। ये जो हमारे लोग हैं जिन्होंने नेतागिरी के कपड़े हैं, इनके कपड़े फाड़ने पड़ेंगे। मैं एमएलए एमपी की बात नहीं कर रहा, एमएलए एमपी हमारे नहीं है, उनको भूल जाओ। ये जो टटपुंजिए नेता हैं, ये जो वाम सेव के हैं, ये जो समता संघ दल के हैं, ये जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के हैं, ये जो बौद्ध महासभा के हैं, ये जो डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर संस्थाएं चला रहे हैं, ये जो डॉक्टर अंबेडकर के नाम का फोटो लगा के खा रहे हैं, ये जो चंदा ले रहे हैं, ये जो दुनिया में जय भीम जय भारत करते हुए घूम रहे हैं, इनके गलेबान पकड़ने हैं। इनको कहना है कि बाबा साहब अंबेडकर ने जब कहा है कि संगठित रहो, तुम अलग अलग क्यों हो? तुम अलग अलग कौन से तीर चला लोगे? उस वामन मेश्राम को कहना है, अरे वामन मेश्राम भाई, आप बूढ़े हो गए, आपने वाम सेफ के एथिक्स के अगेंस्ट में राजनीतिक पार्टी भी बना ली, आपने वाम सेफ के एथिक्स के अगेंस्ट में आपने धार्मिक दल भी बना लिया, चंदा भी लेते हो। आप जब कसम खाई कि शादी नहीं करोगे, आपने शादी भी कर ली, घर बार भी चला रहे हो, सब हम आपका पैसा भी दे रहे हैं। और कितने साल में रिजल्ट आना था, कितनी कितनी बार का। मैं जब वाम सिम में था तो हमको कहा कि 2009 में क्रांति हो जाएगी। 2009 चला गया, हम तो क्या छोड़ छाड़ के आ गए, 2 4 महीने रहे थे वहां, समझ गए यहाँ कुछ नहीं होने वाला। तो 2009 वालों को फिर कह दिया कि 2014 में होगी, फिर कह दिया कि 2019 में होगी, फिर कह दिया कि 2025 में होगी, पर अब 2029 में होगी। अरे तुम पागल बनाते हो क्या? कोई क्रांति व्रांति नहीं होने वाली है। हर साल टूट जाते हो, तुम्हारी यही क्रांति है बस, और कोई क्रांति नहीं है। कौन कहेगा इस बात को? वहां जो इतने सारे लोग हैं जिनकी बुद्धि बंद कर दी है, उनकी बुद्धि कौन खोलेगा? उनको सिर्फ 2 चीजें सिखाई जाती हैं, चंदा इकट्ठा करना है,
जाओ लोगों को धमकाओ, पे बैक टू सोसाइटी से पैसा लेना है और ब्राह्मण हमारा दुश्मन है। बस कोई नहीं समझाता उनको कि भाई तुम ही हमारे दुश्मन हो, ये जो तुमने इतने सारे संगठन बना दिए हैं, तुम हमारे दुश्मन हो, तुम कराते हो डॉक्टर अंबेडकर का अपमान। तुम अगर सारे इकट्ठे होते और तुम्हारे ईगो, अहम, चंदे, धंधे ये सब ना होते, मजा कोई बाबा साहब अम्बेडकर को छू लेता। नाम बहुत बड़ा है बाबा साहब अम्बेडकर का, इसमें कोई शक नहीं है। फायर है, फायर, आग है, सम्माननीय है, पर टुकड़ों में टूटे हुए हैं। कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, कितना भी सम्माननीय हो, कितना भी फायर हो, अगर वो संगठित नहीं होगा तो डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में वो ताकतवर नहीं हो सकता। तो संगठित तो होना पड़ेगा। अगर डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों को इतनी अकल नहीं है कि उनको संगठित होना चाहिए, उनको इकट्ठा होना चाहिए, और जो इकट्ठा होने के बीच में बाधा बने उसकी जूतों से स्वागत होना चाहिए, डंडों से स्वागत होना चाहिए, डॉक्टर अंबेडकर का अनुयायी नहीं है वो डॉक्टर अंबेडकर का गद्दार है। वो बेच रहा है डॉक्टर अंबेडकर को। कोई व्यक्ति अलग अलग अगर राजनीतिक पार्टी बना रहा है और प्राइवेट लिमिटेड पार्टी, तो उसकी छोड़ देनी चाहिए पार्टी। नहीं देना हमें वोट, हम बिना वोट के सुखी हैं, पर हम इकट्ठे रहेंगे। नहीं जाना हमें पार्टियों में। क्या करेंगे हम अलग अलग पार्टियों में जाके? किसी का नीला झंडा, किसी का काला, किसी का पीला, किसी का सफेद, किसी का घोड़ा, किसी का हाथी, किसी का ऊंट, किसी का केतली, किसी की फेतली। क्या करना हमने? जब इनसे भला होना ही नहीं है तो इन्हें छोड़ देना चाहिए। इनको क्या फायदा इनका? अगर राजनीतिक पार्टी एक नहीं हो सकती है बाबा साहब के नाम पे, तो कैसे बाबा साहब को मानने वाले हो? बाबा साहब को बेच रहे हो, तुम अलग बेच रहे हो, तुम अलग बेच रहे हो, तुम अलग बेच रहे हो। अब तुम्हें मौका मिल गया, आओ धरना करें, प्रदर्शन करें, लाओ पैसे दो, ये करो वो करो। क्यों? अपनी अपनी राजनीतिक पार्टियों के, अपने अपने संगठनों के वजूद बचाने हैं। अगर नहीं किया तो लोग कहेंगे अरे बाबा साहब का अपमान हुआ पार्लियामेंट में और तुमने किया नहीं। पर तुमको कोई टेस्ट चेक भी कर रहा है, कोई देख भी रहा है कि बाबा साहब के कितने टुकड़े हैं और बाबा साहब का कितना अपमान ये लोग झेल लेते हैं। झेलो अपमान, अगली बार और ज्यादा मिलेगा, अगली बार और ज्यादा मिलेगा, अगली बार और ज्यादा मिलेगा। जब तक इकट्ठे नहीं होगे अपने अपमान के लिए, अपने पत्नी अपने बच्चों के अपमान के लिए, अपने समुदाय, अपने लोगों के अपमान के लिए, अपने महापुरुषों के अपमान के लिए, अपने संविधान के अपमान के लिए तैयार रहिए। ये रुकने वाला सिलसिला नहीं है। ये खत्म हो सकता है सिलसिला अगर आप दूसरों को ब्लेम देना शुरू करने की बजाय खुद अपने को ब्लेम दो। हम करवाते हैं बेइज्जती डॉक्टर अंबेडकर की, हम हैं इसके जिम्मेदार, क्योंकि हम इन जो अलग अलग टुकड़ों में टूटे हुए गद्दार लोग हैं इनको धकियाते नहीं हैं, क्योंकि हम इनके मीठे बने रहते हैं, क्योंकि हम बुरा बनने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमें हिम्मत नहीं है इनको कुछ कहने की। औरों को तो कह ही नहीं सकते हम, औरों की तो बात छोड़ दो। ये जो अपने समण लोग हैं जो गद्दारी कर रहे हैं, हम इनको गद्दार कहने से घबराते हैं। कैसे क्रांति करोगे? कैसे इकट्ठे होगे? कौन इकट्ठे करेगा? मीठे मीठे बने रहोगे, मीठे मीठे बने रहोगे, बुराई करोगे नहीं, बुरा कहोगे नहीं, बुरा देखोगे नहीं, बुरा सुनोगे नहीं, अपने घर में जाके बैठ जाओगे, तो बुराई राज करेगी, अच्छाई राज नहीं कर सकती। आप लाख अच्छे हो सकते हो, पर बुरे को बुरा नहीं कहोगे तो आप भी उतने ही बुरे हो जितनी बुराई है, क्योंकि आपने बुरे को बुरा नहीं कहा और बुरा बढ़ गया। बुरे लोग आ गए तो अच्छे लोग अपने घर में बैठो, जाकर रोते रहो, अपमान कराते रहो। तो अगर आप अच्छे हो तो थोड़ा बुरा कहना सीखो, बल्कि ज्यादा बुरा कहना सीखो। जब तक इनको कहोगे नहीं बहुत मोटी चर्बी हो गई है इनकी चंदा खा खा के, तब तक कोई असर नहीं होने वाला है। 1000 बार जूता मारोगे तो एक बार लगता है इनको इतनी मोटी खाल हो चुकी है इनकी, इनको जूते मारने पड़ेंगे आपको। मैं बीडी बोरकर जी हैं, पूरी जिंदगी उन्होंने नौकरी की, एक बाम साहब के वो भी हिस्सेदार हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, भाई इतने सारे लोग हैं जो तुम्हारे उसमें काम करने वाले लोग हैं, सबके माथे पे लंबी लंबी सिकन देखता हूं, इतना सुपर चिंतक, इतने बड़े बड़े विचारक, इतने बड़े बड़े भाषणबाज, इतने बड़े बड़े पॉलिसी मेकर, और एक जमीन भी बना ली है, उस पर झगड़ा भी चल रहा है। उन्हीं के खुद के लोग जो वो जमीन खरीदी और जहां वो बनाया रिंगावाड़ी में, उसके विरोध में दिल्ली के अंदर मिले वो हमसे आके सेंटर पे, कह रहे जी कोई हिसाब किताब नहीं है। ओपन बोल रहा हूं बिल्कुल, क्योंकि बोलना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। क्या कर लिया तुमने? 10 20 50 चमचे बना लिए अपने आसपास,
कौन सी क्रांति कर लोगे? अब उम्र पक चुकी है और जितने कार्यकर्ता है उनकी उम्र पक गई, कुछ छोड़ के चले गए, कुछों की उम्र पक गई, क्या करोगे आगे? जमीन को रखाते रहना। वो जो रिंगावाड़ी में बनाया है उसको रख के देख के फोटो खींच के उसकी आरती उतारते रहना, क्योंकि किसी और को तो दोगे नहीं। हमने मांगी थी एक बार कि चलो हमको दे दो, पैसा बच जाएगा, थोड़ा हमसे पैसा लेना, तो दोगे तो किसी समाज में तो किसी को दोगे नहीं। बाम सेब की पर्सनल प्रॉपर्टी है, तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी है, चलो उसका झगड़ा छोड़ो। पर तुमने कर क्या लिया? कौन सा तीर मार लिया? आओ एनालिसिस करते हैं। जब से बाम सेब बनी है तब से लेके अब तक कितने लोगों ने क्या क्या किया है, कौन सी क्रांति की है? एक पार्टी पीपीआई तुमने बना ली, एक पार्टी मेरे सामने बना ली, एक पार्टी लोकतांत्रिक के नाम से एक और बनी हुई है, एक पार्टी और बनी हुई है, पार्टियां बना रहे हो, पार्टी पार्टी खेल रहे हो आपस में। समता सैनिक दल के 1000 टुकड़े हैं, आओ एनालिसिस करते हैं, कभी करो इसका एनालिसिस, पूछो भाई समता सैनिक दल के कितने मालिक हैं, कितने जिलों में हैं, और तुमने कौन से तीर मार लिए, कौन सा तुम काम ठीक करते हो, कौन सी क्रांति होने वाली है? सारे बूढ़े हो चुके हैं जितने कमांडर हैं। 30 40 साल में सेना में रिटायर हो जाता है, 80 साल तक कमांडर पड़े हुए हैं, इतने इतने बड़े बड़े स्टार लगा घूमते हैं कि देख के भी शर्म सी आती है कि ये कैसे कमांडर है। खांस रहा है, चला जा रहा है, गिनने को तैयार, डंडा पकड़ रखा है हाथ में, पर कमांडर है पूरा। काय करो तो भाई क्या करोगे? क्या कर रहे हैं? कुछ पूछने वाला तैयार नहीं है। पार्टियों की आइडियोलॉजी बूढ़ी हो जाती है, पार्टियों के तरीके बुरे हो जाते हैं, राजनीतिक चीजें रोज बदलने वाली है, पर लकीर की फकीरी चलती रहती है। वही हर बार वही, बस हर बार वही, कोई कुछ कहने वाला नहीं। आओ उसका एनालिसिस कर लेते हैं कि कौन सी पार्टी ने अब तक क्या किया क्या नहीं किया है। आरपीआई से लेकर आज तक जितनी भी बनी है बाबा साहब के नाम पे पार्टी, आओ उनका एनालिसिस कर लेते हैं, कौन सी क्रांति कर ली और कौन सी क्रांति करने वाले हो। कोई कुछ कहने वाला ही नहीं है। जब कोई कुछ कहने वाला नहीं है और कहीं कोई सुनने वाला नहीं है, तो बेइज्जती महापुरुष की होगी नहीं होगी? और जब बेइज्जती होगी तो उसका कारण कौन होगा? बेइज्जती करने वाला या बेइज्जती को सहने वाले, करवाने वाले? क्योंकि जिनका काम है अपने विरोधियों के विरोध में बोलना, वो ठीक कर रहे हैं, पर आपकी हैसियत नहीं है कि आप अपने विरोधी के विरोध में बोल सको। आपकी हैसियत नहीं है कि आप अपने महापुरुष के अपमान के विरोध में भी बोल सको। आपकी हैसियत नहीं है कि अगर आप चिल्लाओगे सड़क पे तो आपको कोई सुन भी सके। कम से कम 10-20 लाख लोग इकट्ठे होते हैं और एक साथ संघ में रहते हैं तो हैसियत बनती है। जिनके संघ में 10-20-50 लाख लोग नहीं होते हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है। तो बोलने से पहले अपनी हैसियत बनाओ, सड़क पे आने से पहले अपनी हैसियत बनाओ, अपनी वैल्यू बनाओ। और जिनकी हैसियत बन जाती है उनको सड़कों पर नहीं आना पड़ता, वो सिर्फ आंख तरेड़ के बयान लिखते हैं और लोग माफीनामा लेकर घर आ जाते हैं। पहली बात तो बेइज्जती होती नहीं है, और गलती से कहीं हो भी जाए तो माफीनामा लेकर घर आते हैं, पैरों में पड़ते हैं। तो बिना हैसियत के सड़क पर नहीं जाना चाहिए, बेइज्जती ज्यादा होती है। बिना हैसियत के कोई काम नहीं करना चाहिए। तो हैसियत अपना बनाने के लिए संघ में दिन रात मेहनत करो। एक संघ ही बचा हुआ है ऐसा जो चंदे से परे है, एक संघ ही बचा हुआ है ऐसा जो राजनीति से परे है, एक संघ ही बचा हुआ है ऐसा जो किसी भी हालत में पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन, पद, पोस्ट, मंचमाला से अलग है। फिर भी इसमें 2-4 लोगों की इच्छा पैदा हो सकती है, उनको लग सकता है कि यहां हमारा नाम आगे बढ़ना चाहिए या किसी का नाम पीछे कर देना चाहिए या हमारी मर्जी चलनी चाहिए। तो ऐसे लोग आते जाते रहेंगे, उसकी चिंता मत करो। बहुत लोग अच्छे आने वाले हैं, बहुत लोग अच्छे आएंगे, पर अपनी हैसियत बढ़ाओ। और हैसियत तब बढ़ती है जब आदमी मेहनत करता है। बिना मेहनत के हैसियत नहीं बढ़ती, बिना मेहनत की वैल्यू नहीं बढ़ती। दिन रात मेहनत करोगे तो 10 आदमी जुड़ते हैं, दिन रात मेहनत करोगे तो कुछ लोग जुड़ते हैं, दिन रात मेहनत करोगे तो कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, और जब कुछ लोग इकट्ठे होते हैं तो फिर और मेहनत करनी होती है। लंबा सिलसिला है, कोई चमत्कार होने वाला नहीं है। चमत्कार होने वाला होता तो बहुत पहले हो गया होता। इसलिए अपने महापुरुषों को सुरक्षित रखना है, अपने परिवार को सुरक्षित रखना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है। तो दूसरों पे दोष देने बंद करो। अपने लोगों को ढूंढो कि कहां कहां गलतियां हो रही हैं, उनको धिक्कारो और खुद इकट्ठे होने की ताकत लगाओ पूरी पूरी। जिनकी हैसियत हो जाती है उनके घर बैठे काम होते हैं, और जिनकी हैसियत नहीं होती है वो सड़कों पर चिल्लाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। फिर उनके अपमान होते हैं, फिर सड़कों पर चिल्लाते हैं, फिर चले जाते हैं। लोगों ने धंधा बना लिया है, लोग इंतजार कर रहे हैं कि कहीं कोई लाश गिरे, कहीं कोई बलात्कार हो, कहीं कोई महापुरुष का अपमान हो और हम प्रदर्शन करें और फिर अपने घर चले जाएं। सालों से 70-74 सालों से यही देख रहे हैं हम।
और कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है, समाधान सिर्फ एक ही है कि अपनी हैसियत बनानी होगी, अपना रुतबा बनाना होगा। और रुतबा जो बनता है सोसाइटी में, समाज में, वो लोगों के इकट्ठे होने से बनता है। ये हमारे परम पूजनीय बाबा साहब ने साफ साफ कहा है। तीन ही बात माननी है, जागृत होना है, इकट्ठे होना है, और फिर संघर्ष करना मत करना, घर चीजें आ जाएंगी। दावा है इस बात का, मैं लिख देता हूं, जो लोग इकट्ठे हो जाते हैं उनको संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ती। टूटे फटे लोग संघर्ष करते हैं, संगठित लोग कभी संघर्ष नहीं करते। संघर्ष उनके घर आता है, उनके पैर छू के जाता है। मेरी किसी बात में अगर किसी को कोई बुरी लगी हो, हम यहाँ तर्क वितर्क करने के लिए तैयार हैं। किसी को गलत गलत लगी हो, तर्क वितर्क करने के लिए तैयार हैं, चर्चा पूरी चलेगी। लगता है किसी को कि इससे बेहतर कोई सोल्यूशन है तो बताए, हमें संघ को बताए कि ये सोल्यूशन है और इससे ठीक हो जाएगा, तो हम उस पर चलने को तैयार हैं। पर इसके लिए हमें एक मूवमेंट चलाना पड़ेगा। 1 तारीख को एक प्रस्ताव लेके आऊंगा मैं कि हमें अपने महापुरुषों की रक्षा के लिए ये जितने भी लोग हैं इन सबको ललकारना पड़ेगा। और हमको सालों तक ये अभियान चलाना पड़ेगा कि अपने महापुरुषों की बेइज्जती करवाने वाले हम खुद हैं। कोई दूसरे की हिम्मत नहीं है जो को कर दे। इसके तहत में हम इसमें प्रचार में चलेंगे, और जितने भी हमारे लोग हैं, समण हैं, जो सब निर्णय कर रहे हैं, उनकी आंख खोलने का प्रयास करेंगे। आंख नहीं खुलेगी उनकी तो जूतों की माला डालने का प्रयास करेंगे। कोशिश करेंगे कि ये बात बन जाएगी। अगर हम 4-5 साल लगातार इसमें हम करेंगे, इसमें भी एनर्जी लगाएंगे, लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये खेल बंद नहीं होगा। वो प्रस्ताव 1 तारीख को प्रस्ताव आएगा। मैं चाहूंगा कि हाउस में कम से कम उस दिन 500 आदमी रहें और खुलकर चर्चा हो, चाहे 1 दिन चले या 2 दिन चले या 3 दिन चले, क्योंकि जो विषय है बहुत गंभीर है कि अपने महापुरुषों की बेइज्जती हम खुद करवाते हैं। उसको रोकने के प्रयास के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, जितने जिसके विचार हो उस दिन भी लेके आ सकता है और लगातार रोज भी बता सकता है। मेरी किसी बात से किसी को कोई परेशानी हो तो मैं संघ से माफी चाहता हूं। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि, संतों को वंदामि।